दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, आज बहुत ख़ास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और वह ख़ास प्रोग्राम ये है विपक्षी दलों की एकता मोदी के खिलाफ। तो ये एकता क्या गुल खिलाएगी, इस पर ये पूरा प्रोग्राम है। और इस बीच हम सबको ये अच्छी तरह से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं और भारत में मोदी के मारे सारे लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विपक्षी दल कितने एकजुट हो पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इनकी एकजुटता कितनी प्रगाढ़ रहेगी, इस एकजुटता में वास्तव में कोई दम है कि नहीं। और इन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन विपक्षी दलों के जो नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो, इन सब में प्राइम मिनिस्टर फेस कौन है, प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल कौन है, इस पर भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे और ज्योतिषी दृष्टिकोण उस पर डालने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य जी, सीधा मैं आपके पास आता हूँ और सबसे पहला सवाल यही है कि आज का दिन विपक्षी दलों के लिए वो बता रहे हैं कि बड़ा ऐतिहासिक दिन है। तो हम शुरुआत इसी से करना चाह रहे हैं कि आज के दिन का वो कौन सा समय है, वो कौन सी घड़ी जिस वक्त ये सब एकजुट हुए, तो वो घड़ी वो पल इनके लिए मुफीद रहेगा कि नहीं रहेगा? सबसे पहला तो वैसे ही क्वेश्चन भी आपका सही है, क्योंकि इसमें स्थिति मुख्य देखिए कन्या लग्न में इन लोगों की बैठक आज दोपहर में 1-1:30 बजे के लगभग ये सब शुरू हुए हैं। उस समय में कन्या लग्न थी और मघा नक्षत्र था। और मघा नक्षत्र के बारे में तो कहा जाता है कि इसमें व्यवधान आते ही हैं। यदि भर गर्मी में शादी करनी हो और कन्या का जो लग्न भेजते हैं वो यदि मघा नक्षत्र भेज दी जाए तो भी वहाँ पर पानी आ जाता है और वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। और ये नक्षत्र चूँकि केतु का नक्षत्र है और हवाई यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, तो उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ज्योतिषी दृष्टि से बैठक बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, जो आज का संकेत मिलता है। और दूसरा, सफलता के लिए ग्रहों का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे चंद्र द्वादश स्थान पर हैं तो ये संकेत बहुत अच्छा नहीं देता है। शनि अलबत्ता अच्छे हैं, क्योंकि शनि शत्रुओं के लिए टेंशन तो पैदा कर देते हैं, तो वहाँ इन्होंने एक काम थोड़ा ठीक किया। लेकिन शनि और राहु, शनि 6ठे स्थान पर, राहु 8वें स्थान पर, तो गठबंधन जो बनता है, दोस्त जो बनते हैं, जीवन साथी जो बनता है, वो 7वें स्थान पर आता है। तो वहाँ 7वें स्थान पर शनि राहु से व्यक्ति का नेगेटिव होना और 7वें इसका अष्टम भाव में होना, यह संकेत देता है कि ये गठबंधन इनका आगे जाके नेगेटिव स्थिति में आएगा और बहुत अच्छी सफलता की इस पत्रिका में मुझे उम्मीद दिखाई नहीं देती है। आचार्य जी, आपने जो एनालिसिस किया है और यदि बैठक के बाद की हलचलों पर यदि नज़र डालें तो ये संकेत उसमें भी मिलते हैं, क्योंकि बैठक हुई ज़रूर, सारे नेता, विपक्षी दलों के सारे नेता एकजुट हुए ज़रूर, लेकिन उनके जो बयान बाद में आए वो बड़े विरोधाभासी रहे। चाहे वो अरविंद केजरीवाल बाद में अभी तक अड़े रहे कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस हमारा समर्थन करे, ऐसे ही अब्दुल्ला फैमिली ने कहा कि हम 370 की बहाली के लिए हमारा समर्थन करो। मतलब सबके अपने अपने एजेंडे तय थे और उस पर वो कायम है। तो जब इनके एजेंडे तय हैं तो ये कैसे एकजुटता की ये बात कर रहे हैं और ये कैसे कामयाब हो पाएंगे? इसमें कामयाबी के चांसेस मुझे थोड़े से दिखाई इसलिए नेगेटिव नहीं देते हैं। यदि हम भारत की कुंडली देखें तो भारत में एक अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक अनुभवी व्यक्ति बनने का इसमें योग बनता है। और दूसरे, यहाँ जितने भी नरेंद्र मोदी जी के कंपेयर में यदि दूसरे प्रधानमंत्रियों को देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई देती। उमर अब्दुल्ला बोलें तो ये खुद ही अपने लिए लड़ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला अपने बच्चे के लिए लड़ रहा है, ममता बनर्जी अपने भतीजे के लिए लड़ रही हैं, केजरीवाल खुद और अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे अपने बच्चे के लिए संघर्ष किए जा रहे हैं, लालू यादव अपने बच्चे के लिए संघर्ष किए जा रहे हैं। तो ये जो संघर्ष हो रहा है आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष हो रहा है, ये संघर्ष देश के लिए नहीं हो रहा है। क्योंकि ज्योतिष की जब गणना करोगे
और देश की जब बात करोगे तो जिसके अंदर देश की प्रगति के लिए कुछ मुद्दे हैं, प्रगति को बढ़ाने का कुछ जज्बा है, तो वो व्यक्ति फिर इसमें टक्कर दे सकता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आने वाले समय में यह देश विश्व गुरु बनने वाला है, चाहे कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, क्योंकि मैं तो लंबे समय से बोल रहा हूँ, लगभग 2002 से, कि विश्व गुरु इस समय में बनेगा और स्थिति बन रही है। मेरे बहुत सारे वीडियो भी इसमें आपको देखेंगे विश्व गुरु बनने के। तो अब विश्व गुरु ऐसा तो बन नहीं जाएगा कि कोई कहीं कीट कहीं का रोड़ा आके बैठे और उन्होंने सब कुछ कर दिया, क्योंकि यहाँ तो ये कि आधे लोग तो ईडी से परेशान हैं। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कि ये सारे केस वापस लो, तो जो भी बनेगा उस केस वापस लेने की बात करेगा, और केस वापस लेगा तो जो परिस्थिति एकदम जो पॉजिटिव पूरी दुनिया को दिख रही है वो सब नेगेटिव हो जाएगी। तो उस तरह से जो देश की कुंडली के ग्रह योग हैं, वो ग्रह योग इनसे बहुत ज़्यादा मैच नहीं खा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये संघर्ष इनको बहुत तगड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं इनको कुछ सफलता हाथ लग सकती है। अब जैसे आपने ईडी का जिक्र किया आचार्य जी के, ईडी के ये बनते से वो सारे मामले अलग वापस कर ले लेंगे, लेकिन ये भी कारण है कि ईडी की वजह से भी सब एक हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सब छापेमारी हमारे खिलाफ ही हो रही है, तो सब एकजुट हो जाओ। जिसमें कारण तो यही है। इसके कारण में सबसे बड़ी स्थिति, जैसे आज की कुंडली हम निकालते हैं तो कन्या लग्न की कुंडली है, वैसे ही भाग्यग्रस्त लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, कन्या लग्न का जो स्वामी भाग्य स्थान पर, लग्नेश भाग्य स्थान पर बहुत अच्छा वैसा भी रिजल्ट्स नहीं देता है। तो आधे जो इनके गठबंधन है, देश चलाने के कम है, खुद को बचाने की इसमें गठबंधन की स्थिति ज़्यादा दिखती है, वो ये कुंडली बताती है। इस कुंडली में यदि हम अलग अलग भी लोगों का अध्ययन करना शुरू करें तो वहाँ भी बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी जी के कंपैरिजन में इन सब लोगों की कुंडली बहुत भारी पड़ती हुई दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन चूंकि राजनीति है, संघर्ष है, समय की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, चुनाव के समय की कुंडली भी निकलती है, चुनाव के ऊपर ही बहुत सारे समीकरण डिपेंड करते हैं, पार्टियों के जुड़ने से भी बहुत सारे समीकरण डिपेंड करते हैं। तो वो पूरे रिजल्ट्स तो आने वाले समय में मिलेंगे जब चुनाव की तारीखें आएंगी। लेकिन अभी की जो बात करें उस बेस पर तो ये गठबंधन मुझे दिखता है कि लंबा चलने वाला नहीं है। जी आचार्य जी, आप चूँकि बात कर रहे थे, चूँकि अब वो अलग अलग कुंडलियों की वजह से आपने बात की, और इसमें इस पूरे गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो 5 बड़े नेताओं की यदि अपन बात करें तो पहले तो ये देखा जाए कि वास्तव में इनमें से कौन ऐसा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सकता है, और जिनके, या सीधे सीधे मैं पूछूं कि जिनके प्रधानमंत्री बनने के योग है कि नहीं है। तो अपन उसी से सिलसिलेवार यदि शुरुआत करें, अब जैसे इस मीटिंग को एक कोऑर्डिनेट किया, पूरी मीटिंग को वो नीतीश कुमार ने कोऑर्डिनेट किया, तो नीतीश कुमार इसके बाद संयोजक के रूप में भी सामने आए। तो सबसे पहले अपन यही जान लेते हैं कि वास्तव में नीतीश कुमार में की जन्म कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं? इसमें देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब हम इस तरह के निर्णय लेने की पोजीशन पे आए तो पुराना बैकग्राउंड देखना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज्योतिष में लिखा तो कहीं नहीं होता है कि व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। इस ग्रह योग ही बताते हैं कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक जाएगा। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की रेस में लगा हुआ है, मुख्यमंत्री बना हुआ भी है, और जब से बना है तब से वो उनकी कुर्सी से लगातार लगे हुए भी हैं। तो उस दृष्टि से हम देखते हैं कि नीतीश कुमार जी की जो कुंडली है मिथुन लग्न की कुंडली है, और यही कारण है कि इनको लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का लाभ प्राप्त हुआ। और ये बात अलग है कि 2011 के बाद से इनको राहु की महादशा शुरू हुई और ये 2029 तक चलेगी। तो लगातार 2011 के बाद ये भले ही मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन इनकी पार्टी लगातार डाउन चली जा रही है और प्रोग्रेस इनकी बहुत अच्छी नहीं आ रही है। और अगले चुनाव की बात करें 2024 के, तो 2 जून 2023 से शुक्र चलेगा 2 जून 2026 तक। ये राहु में जो शुक्र है, शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, और जो कुंडली में विराजमान है 10वें भाव में मंगल के साथ ये उच्च राशि का होकर विराजमान है। तो ये संकेत तो देता है कि विपक्ष के नेता के रूप में इनका नाम पहुंचेगा, ये उसमें आगे बढ़ेंगे, और वहाँ तक स्थिति ये रहेगी यदि कुछ ज़रूरत पड़ती है तो एक विपक्ष के लिए बड़ी भूमिका में ये वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के यदि बात करते हैं तो मोदी जी के कंपैरिजन में ये कुंडली इतनी फिट नहीं बैठती है जितनी कि इनको बैठना चाहिए।
तो उस दृष्टि से मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी मोदी को टक्कर दे पाएंगे, लेकिन इन सब नेताओं में ऊपर आएंगे, ये स्थिति इनकी कुंडली दर्शाती है। अच्छा आचार्य जी, अब जैसे मान लो नीतीश कुमार की आपने बात की, अब एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो चेहरा आता है, जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस विपक्षी दलों की, उसके अघोषित तौर पर नेता तो राहुल गांधी ही हैं जी। तो राहुल गांधी आजकल बड़े एग्रेसिव भी, और अभी कर्नाटक की जीत से उनका जो मनोबल है वो भी बहुत बड़ा हुआ है। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? प्रधानमंत्री के पद के वो दावेदार हो सकते हैं या कुछ योग बनते हैं उनके? राहुल गांधी जी के योग तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई दे नहीं रहे हैं। कारण है, एक तो इसमें उच्च पद के योग ही नहीं है, ये अध्यक्ष वगैरह बन जाए, चूँकि नॉमिनी पद होते हैं इसलिए ये बन जाते हैं, वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनकी पार्टी में तो विशेष रूप से पड़ती भी नहीं है, तो बन सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष पर रहकर सफल होना, तो ये असफल हुए। दूसरा, अभी इनको चल रही है 29 अप्रैल 2023 से 2030 तक मंगल की महादशा। मंगल इनकी नीच राशि है, मंगल है 6ठे स्थान पर सूर्य के साथ में, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दर्शाती। और दिक्कत ये कि मंगल में जब मंगल चल रहा है और उनके खिलाफ जो सीट हाथ में थी वही हाथ में से चली गई, और दूसरा कोर्ट कचहरी के मामले 6ठे स्थान से देखे जाते हैं, तो वो मंगल ही 6ठे स्थान पर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वाद विवाद की जो स्थिति इनकी इतनी बढ़ जाएगी कि दूसरे लोग इनको प्रधानमंत्री के रूप में तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं इतना बेहतर दे पाऊँ कि ये भविष्य में कभी भी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अच्छा, ये मंगल की वजह से ये जो बयान देते हैं, अनर्गल उटपटांग जो बयान आते हैं इनके, वो भी इसकी कोर्ट कचहरी के जो योग बनते हैं इसी की वजह से? इसके 2-3 कारण बनते हैं। हाँ, यदि मंगल इसकी बात करें कि हम जो इन्होंने जिस तरह से अग्रेसिव रहकर दिखाया वो मंगल के कारण ही होता, क्योंकि मंगल का नेचर है कि जरूरत से ज़्यादा अग्रेसिव कर देता है, या जरूरत से ज़्यादा अति उत्साही बना देता है, और अति उत्साह में नुकसान पहुंचा देता है और उसमें परेशानी आ जाती है और व्यक्ति उस चीज़ का दाएं बाएं सोच नहीं पाता है। तो ये स्थिति इसमें मंगल की दिखाई देती है कि कुछ भी बोला और वाणी का दोष लगा और बाहर हुए। क्योंकि राजनीति में शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। आपने पहले देखा होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माईका लाल बोल दिए, और माईका लाल की बेस पे पूरी सरकार चली गई जी। ऐसे कई हैं जिन मंत्रियों ने इस तरीके के शब्दों को यूज़ किया। जैसे शाइनिंग इंडिया उनने चला दिया, उस समय से पहले चुनाव करा दिए, तो उसमें शाइनिंग इंडिया में आप चुनाव हार गए। कांग्रेस के भी ऐसे बहुत सारे दिग्विजय थे, उस समय का चुनाव हम मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, तो मैनेजमेंट भी रखा रह गया। तो यहाँ पर शब्द का बहुत बड़ा खेल होता है राजनीति में, क्योंकि राजनीति राहु से संचालित होती है और यहाँ शब्द बैलेंस होना चाहिए, दिमाग बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर सफलता की प्राप्ति होती है। तो जो अनबैलेंस हुए हैं, ये मंगल का इसमें बहुत गहरा प्रभाव है। और लाभ भी मिला तो मंगल यात्रा जब कराता है तो यात्राओं से लाभ भी देता है। तो उस तरह से यदि हम छोटी बात करें कि कर्नाटक में जीते तो पदयात्रा का फल इतना था, हिमाचल में इन उपद्रव की हिमाचल में वह जीत गए। तो उस स्थिति में पदयात्राओं का फल तो हमेशा मिलता है। चूंकि इस बारे में राहुल गांधी के बारे में और डिटेल में बात करता है, लेकिन चूंकि और भी जो शख्सियत है जो प्राइम मिनिस्टर फेस के रूप में अपन उन पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए मैं राहुल गांधी के बाद सीधा आपके पास आना चाह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कांग्रेस का विकल्प बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि पूरे देश में वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का यदि कोई विकल्प इस देश में है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो स्वाभाविक तौर पर उनकी महत्वाकांक्षाएं भी, और वो तो आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि अभी तो उनका एक ही सांसद है पूरे देश में, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया कांग्रेस को कि आप यदि हमारे केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ यदि हमारे साथ एकजुट नहीं हुए तो हम बैठक में नहीं आएंगे। तो कहने का अर्थ है कि अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली ये कितनी पावरफुल है, क्योंकि ये भी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे हैं। तो क्या कहती है इनकी ज्योतिषी गणना? देखो, केजरीवाल जी का जो आज का स्टेटमेंट है और जो आज की कुंडली की बैठक की विशेषता है, और जो अभी आपको मैंने पहले बताया कि ये जो सब लोग एकजुट हो रहे हैं, ये क्यों एकजुट हो रहे हैं? कोई ईडी के डर से एकजुट हो रहा है, कोई अपनी सीट बचाने के लिए एकजुट हो रहा है, वो अपनी सांसदी बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो सबके अपने अपने कारण हैं, मतलब ये व्यक्तिगत कारणों से एकजुट हो रहे हैं, देश के लिए एकजुट नहीं हो रहे हैं जी। और बात आती है चुनाव में देश के प्रति कौन है, और देश की बात इसलिए आती है कि आने वाले समय में यह देश दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो ऑर्डिनरी लोग आकर यहाँ देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, उसमें आपको एक ठोस धरातल भी चाहिए, ठोस आधारभूत ढांचा भी आपको उसमें चाहिए कि आप देश में करना क्या चाहते हैं। खाली ईडी की चीज़ें हटा देना और विपक्ष को उठा के अंदर करवा देना, तो ये स्थिति इसमें नहीं होती है।
और केजरीवाल जी के बारे में तो मैंने अभी पहले भी एक वीडियो जब भी चुनाव हुए थे तब मैंने डाला था कि इनका जो बुरा समय है 2022 से शुरू होगा, तो 22 से इनका बुरा समय शुरू हो चुका है और अभी शनि की महादशा 2020 से 2039 तक है। अगस्त 2023 से शनि में बुध चलेंगे और बुध की स्थिति द्वितीय भाव में के स्वामी हैं और शनि द्वादश भाव में विराजमान है, तो यह संकेत बहुत अच्छे नहीं देते हैं। द्वादश भाव का शनि कोर्ट कचहरी में जमानत वगैरह कराने में, अनावश्यक रूप से जेल होने में, इस तरह की भूमिका शनि थोड़ी सी अधिक निभा देता है 12वें स्थान का। तो वहाँ स्थिति मुझे इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी तो शनि 2020 से शुरू हुआ है जी, और अभी स्कैंडल इनके धीमे धीमे ओपन होना शुरू हो गए हैं, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, अब घटेंगी नहीं। और चुनाव 2024 में और अगस्त 23 के बाद इनके खिलाफ कोई ना कोई नया फिर स्कैंडल सामने आएगा जो इनके लिए बहुत बड़ा तनाव का कारण बन जाएगा। तो उस स्थिति में अब केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के सपने तो खैर हर व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि नहीं देखोगे तो बढ़ोगे कैसे, पर मोदी जी से कंपेयर करेंगे तो वहाँ ये कुंडलियाँ वैसी नहीं है कि जो उससे टकरा पाए। तो केजरीवाल जी और अन्य ग्रहों की अन्य जो पार्टियाँ हैं उनसे यदि हम कंपेयर करते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं बैठ पाएगा। पर अभी जो नया सिनेरियो चल रहा है उसमें केजरीवाल जी अपने लोगों को बढ़ाने में, अपनी बातों को फैलाने में, उसमें ज़रूर सफल रहेंगे। हाँ, मतलब अपने आंशिक जो हथकंडे हैं वो अपना सकते हैं, लेकिन सफलता के चांसेस नहीं है। नहीं, और सवाल बहुत सारे हैं इन लोगों को लेके, अरविंद केजरीवाल को लेके भी और जो राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन चूंकि बारी बारी से एक एक चीज़ अपन अध्ययन करना चाहते हैं, मैं अगला इस कड़ी में आना चाहता हूँ। एक ममता बनर्जी भी एक अपने आप को बहुत बड़ा दावेदार पेश करती हैं। बंगाल में एक क्षेत्र उनका राज्य चल रहा है और संसद में भी उनकी सदस्यों की संख्या है। तो आने वाले समय में क्या ममता बनर्जी इस पद की दावेदार हो सकती है क्या? क्योंकि एक ये वुमेन फेस भी है, एक महिला चेहरा भी है, तो ये कितनी इनकी दावे में दम है? इनके दावे में दम तो अब तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ करिश्मा अपने बंगाल में कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है इनका बंगाल बचाना ही बहुत मुश्किल जाएगा आने वाले समय में, और स्थिति बहुत ठीक नहीं है। और अभी इनको शनि की महादशा 2009 से 2028 तक चल रही है, और अभी का जो चुनाव का समय आएगा शनि में राहु आएगा, और राहु तनाव का कारक बनता है, वाणी के माध्यम से नुकसान का कारक बनता है, पुराने कुछ से गलत किए होते हैं उसके कारण परेशानी में फंसता है, और राहु में विशेष रूप से खुद ही के द्वारा खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। तो ये जो स्थिति अब वहाँ निर्मित होगी इस चुनाव के समय में, विशेष रूप से 12 अगस्त के बाद, तो वो स्थिति ममता बनर्जी की बहुत अच्छी नहीं होगी। और वैसे 12 अगस्त 2022 से भी ये नेगेटिव स्थिति में बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो आने वाले समय को यदि हम प्रधानमंत्री के रूप में इनको टारगेट करें तो ये प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन पाएंगे। और दूसरा कारण जो प्रधानमंत्री नहीं बनने का है, लग्न का स्वामी शनि उच्च राशि का होकर दसम भाव में विराजमान है, और दसम भाव का जो स्वामी है शुक्र, ये विराजमान है एकादश भाव में, और द्वितीय स्थान पर मंगल है, और मंगल है विशेष रूप से इनकी वाणी का कारक। तो जब भी कभी इनको प्रधानमंत्री की बारी आएगी तब कुछ ऐसे स्टेटमेंट फ्लैश कर देंगी कि जो गठबंधन इन्होंने तैयार किया है, ये गठबंधन टूटने की कगार पर इनसे आ जाएगा। तो वाणी के कारण सबसे बड़ी परेशानी आएगी। फिर दूसरा, उतने आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उतने सांसद भी होना चाहिए। वहाँ फिर बड़ी पार्टी ग्रुप में फिर कांग्रेस के सबसे ज़्यादा आएंगे, नीतीश जी भी दम मारेंगे, फिर ममता जी की स्थिति भी आएगी, और फिर उड़ीसा में भी पटनायक जी भी अपने लेकर आएंगे। तो ये जो स्थिति इसमें बनेगी बहुत बेहतर इसमें नहीं दिखाई देती है कि उतने सांसद इनके आ पाएँ कि ये ठोस दावेदारी पेश कर सकें कि हम एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा चेहरा है। जी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य जी आप। और दूसरा, आपने ये भी कहा कि ये इनके ग्रह कुछ तनाव का कारण भी बनेंगे, लेकिन ये तो खुद ही दूसरों को तनाव देती रही हैं। एक और नाम इस श्रृंखला में आता है, वो काफ़ी सीनियर लीडर हैं इस देश के, और उनका नाम है शरद पवार। तो हालांकि वो एज की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा बहुत उम्र ज़्यादा है, लेकिन जब चूंकि किसी पे सहमति नहीं बनती तो कभी कभी ऐसा कैंडिडेट सर्वसम्मति बन जाती है ऐसे कैंडिडेट के नाम पर कि जो वरिष्ठ हो, अनुभवी हो। तो उस यदि पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शरद पवार के कितने चांसेस बनते हैं? हाँ, ये एक चेहरा जिसकी आपने बात की, ये एक सेल्फ स्टार्ट चेहरा है,
मतलब यदि हम देखें इन सब स्थितियों में तो शरद पवार जी इन सब पर भारी पड़ते दिखते हैं। लेकिन कई बार जैसे कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। तो इनकी कुंडली को यदि हम 2024 से डालें तो बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। बुध इनके अष्टम भाव के स्वामी है, शुक्र इनके सप्तम भाव के स्वामी है। एक तो ये हेल्थ को लेकर ठीक नहीं होते। दूसरा स्थिति मैंने एक इनके लिए पहले भी एक कुंडली बनाकर इसका वाचन किया था। उसमें बेसिक जो महाभारत युद्ध की झगड़ा है वो इनमें हर जगह चल रहा है। भुआ भतीजे, बच्चे भतीजे, इनमें जो कंपेयर होता है तो वहाँ फिर उन्होंने अपनी बच्ची को प्राथमिकता दी और भतीजे को फिर इसमें अलग कर दिया। तो ये जो पारिवारिक जो झगड़ा है, ये पारिवारिक झगड़ा इनको उतनी सीटें नहीं लाने देगा जिस पे कि ये इतनी बड़ी दावेदारी प्रधानमंत्री पद की ये कर जाएं। और अभी स्वास्थ्य को लेकर भी समय 2024 नवंबर तक इनका बहुत बेहतर नहीं आता है। तो उस दृष्टि से भी थोड़ी स्थिति इनकी कमज़ोर बनती है। पर यदि इनकी कुंडली को आपके कहे अनुसार यदि मैं सबसे कंपेयर करता हूँ तो उन सब में भारी तो ये पड़ते हैं कि आकस्मिक रूप से इनकी यदि ताजपोशी की स्थिति बनती है तो शरद पवार की वहाँ ताजपोशी होगी इनके सभी की तुलना में। नीतीश कुमार जी तो अभी बिहार में ही मात खा जाएंगे, तो उस तरह से उतना दबदबा इनका नहीं रह पाएगा जितना होना चाहिए। तो वहाँ शरद पवार जी पर एक सर्वसम्मति की स्थिति यहाँ बनती दिखती है, जो कुछ इसमें यदि स्वस्थ रहते हैं और कुछ करामाती कर पाएँ तो उसमें फिर उनको लाभ मिल सकता है। आचार्य जी, बड़ी विचित्र स्थिति है इन सारे दलों, सारे राजनीतिक नेताओं के बीच, क्योंकि सारे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं कांग्रेस के सताए हुए रहे हैं, एक समय में कांग्रेस से प्रताड़ित रहे हैं। हमने वो दृश्य भी देखा है कि कांग्रेस ने बाल खींच के ममता बनर्जी को सड़क में खींच दिया था। तो ऐसी ममता बनर्जी अब कांग्रेस के साथ आ रही हैं। वो जो अरविंद केजरीवाल जो लगातार कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, वो अपने आप को कांग्रेस का विकल्प बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जो कभी भाजपा के साथ सरकार बना रहे थे, आज वो गठबंधन के साथ एकजुट हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये बिल्कुल एक तरह से वो ये जो भानुमति का कुनबा जिसकी जो बात करते हैं, मतलब कोई विचारधारा में भी इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। फिर इन राजनीतिक दलों में अधिकांश राजनीतिक दल ऐसे जो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो यदि ये एकजुट होते हैं तो कौन सा मुद्दा इनको फेवर कर सकता है, क्योंकि अधिकांश मुद्दे में तो ये इनके अपने अपने व्यक्तिगत इश्यूज हैं। देखो, इसमें यदि इनके व्यक्तिगत बात करते हो तो मैं एक शॉर्ट में भी बोल सकता हूँ इनको कि इनके बस का नहीं है कि मोदी का ये सामना कर पाएँ। लेकिन आप बोल रहे हो कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी को परेशानी में ला सकते हैं। उसके लिए तो सबसे पहला तो आपको भारत की कुंडली के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये देश अब विश्वगुरु बनने वाला है, पहली बात। अब जो व्यक्ति इस देश की तरक्की के बारे में सोचेगा, सनातन संस्कृति के बारे में सोचेगा, और सनातन संस्कृति ही आने वाले समय में पूरी दुनिया में राज करने वाली है। और आने वाला समय 2030 की बात कर रहा हूँ, 2070-80 के सपने आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब पूरा खेल खत्म हो चुका है। और 2025 सितंबर के बाद से जो स्थिति निर्मित होगी, उस स्थिति में तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन सब जगह दिखाई देगा। यदि इधर उधर सरकारें आ भी गई तो मुझे लगता है कि वो देशकाल परिस्थिति में सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ स्थिति दिखाई देती है। और इन्हें मोदी से यदि टकराना है तो दीन ईमान के साथ राष्ट्र की सेवा करना, खुद के ईडी बीडी के जो मामले हैं वो चलते रहें, लेकिन खुद अपकर्म से ईमानदार बन जाएं। और ईमानदार से टकराने के लिए ईमानदार चाहिए, बेईमान से टकराने के लिए बेईमान चाहिए। तो ऐसी स्थिति जब आप मोदी से टकराने जा रहे हैं और आपका एक शत्रु इतना प्रबल हो, तो उससे टकराना के लिए आपको वही चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी जो उसके लिए बहुत आवश्यक होती हैं। और उसके लिए मुझे नहीं दिखता है कि इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि इन सब स्वार्थों से ऊपर उठकर सोच पाएगा और विजयश्री को ही दिला पाएगा। और कुछ कारण भी इसमें बड़े विचित्र पार्टियों को बन रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी ये मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव कर पाएंगे और आपस में ही लड़ते भिड़ते हुए ये लोग ऐसे ही दिन को गुजार जाएंगे। जी बिल्कुल आचार्य जी, लगता भी कुछ ऐसा है जो संकेत मिल रहे हैं। और आप ये देखिए कि सारे राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 साल हो गया है, लेकिन 9 साल में सरकार के खिलाफ एक भी करप्शन का चार्जेस नहीं है, लेकिन ये सारे राजनीतिक दल हैं, इन सब पे करप्शन के चार्जेस, सब खुद उस करप्शन से ही जूझ रहे हैं। जी, तो ये सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है। तो आचार्य जी, आपने बहुत विस्तृत गहन अध्ययन के बाद इन सब की ज्योतिष कुंडलियों का अध्ययन किया और एक मार्ग बताने की कोशिश की।
सवाल बहुत सारे थे, क्योंकि सारे लोग ऐसे हैं, राजनेता सब लोग जानना चाहते हैं कि इनका आगे क्या होगा। लेकिन हमने एक ओवरऑल एक सीनेरियो जानने की कोशिश की, और आचार्य जी आपने बहुत विस्तृत ढंग से इन सब चीज़ों पर प्रकाश डाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। आप हमारे चैनल को लगातार लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकॉन को दबाना भी ना भूलें, ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषय पर आपसे रूबरू होंगे, उस विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।